दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक यानी कि 4 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर पीडीएफ के रूप में आपके लिए अब उपलब्ध है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 17 अप्रैल। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक सुपर फास्ट रिवीजन से। तो दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा डिवीजन ने किस स्थान से अपनी पहली किसान रेल सेवा शुरू की है? तो ये जो ट्रेन होगी ये नुजवीत से चलेगी और कहाँ तक जाएगी? आदर्श नगर नई दिल्ली तक। तो नुजवीत से नई दिल्ली तक ये रेल सेवा शुरू की गई है जो कि किसानों को समर्पित है। हाल ही में समाचारों में रहा गढ़बाला रडार स्टेशन, ये तिब्बत में स्थित है और इसी पहाड़ी पर चीन ने अपना एक 5G बेस स्थापित किया है जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। किस संगठन ने हाल ही में DGFT व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है विकसित किया गया, तो विकसित किया गया है TCS के द्वारा और इसे लॉन्च किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल। हाल ही में नीति आयोग ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सामाजिक और आर्थिक व्यवहार परिवर्तन केंद्र अशोका यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान, यानी कि नाम इसका है पोषण ज्ञान। तो पोषण ज्ञान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग के द्वारा। ये आपका याद रखना है। और नीति आयोग का सहयोग किया है इसमें बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साथ यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक व्यवहार परिवर्तन केंद्र अशोका यूनिवर्सिटी ने। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जिसको आप नाडा कहते हैं, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक बन गए हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजांग। बोहाग बिहू पर्व ये आसाम का पर्व है और ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बोहाग का अर्थ होता है कि यह त्यौहार तब मनाया जाता है जब वहाँ पर फसलों की कटाई पूरी हो जाती है। मार्च 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है भुवनेश्वर कुमार को। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो करंट अफेयर आप देख रहे हैं वन लाइनर, इसको आप पढ़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडी विद ज्ञान पर भी आ सकते हैं। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान लिखकर हमें सर्च कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जापान में स्थित है। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से लगभग बहुत अधिक संख्या में, कुल मिला के देखा जाए तो 10 लाख टन रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने का जो एक योजना बनाई गई है जापान के द्वारा। और ये जानकारी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने खुद दी है। हालांकि इस घोषणा के बाद से पड़ोसी देश और मछुआरों ने रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने का विरोध किया है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में जो समुद्री जीव होंगे उनका नाश हो जाएगा। आपको बता दें कि मार्च 2011 में भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र तबाह हो गया था। उसके बाद से जापान की बिजली कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के पास 10 लाख टन से अधिक रेडियोधर्मी पानी जमा हो गया है जिसे अब समुद्र में बहाने के लिए जापान सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो यहाँ पर जापान कह रहा है कि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है। हालांकि रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़े जाने की शुरुआत 2 साल से पहले होती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन स्थानीय मछुआरों और दक्षिण कोरिया से लेकर फिलीपींस और चीन ने चिंता जताते हुए इस फैसले का विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि वैश्विक खाद्य नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक खाद्य नीति यह प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ये बिल्कुल सही है। और इस वर्ष संस्थान ने ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 थीम पर अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। तो दोनों विकल्प यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन 3 को आप आंसर करेंगे। और कई घरों में इस रिपोर्ट के मुताबिक महंगे खाद्य पदार्थों की जगह अब सस्ते खाद्य पदार्थ प्रयोग में लाए जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण लगभग सभी की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कहीं न कहीं गिरावट जरूर हुई है। भारत में मध्याह्न भोजन योजना भी बहुत अधिक प्रभावित हुई है और ख़ास तौर से यह योजना बंद होने पर
प्राथमिक स्कूल के लगभग 80% जो बच्चे हैं वो अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। हाल ही में स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? स्ट्रीट चिल्ड्रन अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो स्ट्रीट का मतलब गलियों में जो बच्चे पलते बढ़ते हैं, जिनका कोई मतलब गॉडफादर नहीं होता, लावारिस होते हैं, तो उनकी उचित देखभाल के लिए और जीवन को उनके सुगम बनाने के लिए, उनके अधिकार को उनको देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये जो दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था 12 अप्रैल को, ठीक है। तो कंसोर्टियम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी कि CSC के दुनिया भर के संगठनों के नेटवर्क ने 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच स्ट्रीट चिल्ड्रन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया था। और 2021 के अभियान का विषय है एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर जो कीड़ा आप देख रहे हैं इसे आप मामूली में समझिए, हालांकि खूबसूरत लग रहा है, लेकिन यह खतरनाक चगास रोग का कारण होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि चगास रोग का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो बीमारी होती है ये ज़्यादातर यूरोप के कंट्रीज़ में होती है और उसमें भी अमेरिका और ब्रिटेन में यह रोग अत्यधिक पाया जाता है। इसीलिए इसको जो है अमेरिकी ट्रिपनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कीड़ा होता है ज़्यादातर ये काटता है चेहरे पर, इसलिए इसे किसिंग बग भी कहा जाता है, मतलब किस करने वाला कीड़ा। फिलहाल इसका जो किस है बहुत ही खतरनाक है और इसकी वजह से आपकी बॉडी में एक प्रोटोजन पैरासाइट ये प्रवेश कर जाता है और फिर तमाम तरह की जटिलताएं आपके शरीर में आने लगती हैं। कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है, इंसान मर भी सकता है। इस बीमारी का नाम डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 14 अप्रैल 1909 को ब्राज़ील में इस बीमारी के पहले रोगी का सफल उपचार किया था। चगास एक संक्रामक रोग है जो ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। चगास उन स्थानों पर सामान्य है जहां ट्रिएटोमाइन कीड़ा ट्राइनानोमासोमा मतलब ट्राइपानोसोमा क्रूजी परजीवी को फैलाता है। यह एक हल्का रोग है, मतलब इसमें ज़्यादातर आपको जो दिक्कत होती है शुरुआत में बहुत कम होती है, इसमें सूजन और बुखार हो जाता है, लेकिन यह रोग लंबे समय तक भी चलता है। विश्व चगास रोग दिवस अभी हाल ही में 14 अप्रैल को मनाया गया था। लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक करने के लिए WHO ने 24 मई 2019 को 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा में चगास रोग दिवस के आयोजन को मंजूरी दी है। तो प्रतिवर्ष विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है कब? 14 अप्रैल को। हाल ही में चर्चा में रहा 1721 का अत्तिंगल विद्रोह सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? अत्तिंगल विद्रोह, तो यहाँ पर हैं आपके ऑप्शन और सबसे पहले हुआ था ये कहाँ पर, ये आपको बताना है। तो ये केरल में सबसे पहले हुआ था, ठीक है, केरल में सबसे पहले ये हुआ था। तो अत्तिंगल विद्रोह अप्रैल से अक्टूबर 1721 केरल के वेनादी रियासत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कम से कम 133 सैनिक मारे गए थे। केरल के इतिहासकारों का मानना है कि यह विद्रोह भारत में विदेशी शक्तियों के विरुद्ध पहला सुनियोजित विद्रोह था और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि अभी तक 1857 के सिपाही विद्रोह को ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम माना जाता है। तो मालाबार के शासक वर्मा पझासी राजा का अंग्रेजों के साथ 1795 से 1805 तक का संघर्ष और 1804 में त्रावणकोर में नायर ब्रिगेड का विद्रोह और त्रावणकोर के दीवान बिरुथाम्बी दलावा की अगुवाई में 1809 में हुआ। और विद्रोह कुछ ऐसे मामले की वजह से हुआ जो राज्य में काफ़ी पहले हो चुके थे, यानी कि जो पुरानी चीज़ें थी उसको लेकर भी ये विद्रोह हुआ था। फिलहाल सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता को। कौन है पूनम गुप्ता? तो पूनम गुप्ता विश्व बैंक की अर्थशास्त्री हैं और पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER का नया महानिदेशक इन्हें बनाया गया है। याद रखना कि NCAER का जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में मिलेगा। स्थापना इसकी 1956 में की गई थी। हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता? सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि उत्तर प्रदेश ने
हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार को जीता है। और आपको बता दें कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 3 अलग अलग कैटेगरी में ई पंचायत पुरस्कारों की घोषणा की है। पहली कैटेगरी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरी कैटेगरी में राजस्थान तीसरे स्थान पर है और तीसरी कैटेगरी में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। फिलहाल इतना ही आपको याद रखना है कि पहली कैटेगरी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर क्वेश्चन आएगा कि ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है तो सही जवाब इसका यूपी होगा, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि इन मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कई मानक होते हैं जिसके आधार पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इन मानकों में ई ग्राम स्वराज पोर्टल, प्लान प्लस, एक्शन सॉफ्ट और LDG का पंचायतों में संचालन, ई सर्विस, पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों का प्रशिक्षण इसमें शामिल है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश ने 2021 का ई पंचायत पुरस्कार जीत लिया है। हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि ब्रिटेन। अब यहाँ पर आपके मन में 2 प्रश्न जरूर आने चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, टेरर फंडिंग क्या है? तो फ्रेंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अगर आप बताएं तो यहाँ पर गलत तरीके से जो धन कमाया गया हो उसको मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदल देना, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, यानी कि काले धन की धुलाई। और टेरर फंडिंग ये आप समझ रहे होंगे कि इसके द्वारा जो देश होता है वो अन्य देशों में जो ग्रुप अशांति फैलाए हुए हैं उनको फंडिंग करता है। और क्विज नंबर 16 में प्रश्न ये पूछा गया था कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि समवर्ती सूची। और यहाँ पर जो नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ वो है दीपा तिवारी। उन्होंने बताया कि इस सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बनाते हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्य ज़्यादा होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। और वर्तमान में अब इस विषयों की संख्या 52 हो गई है। 5 नए विषय हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन में, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। बहुत अच्छा लिखा है आपने दीपा तिवारी जी। इसी प्रकार के आंसर आप लोग भी लिखिए। और इन्होंने बताया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत वन्यजीव संरक्षण, नापतोल इकाइयाँ, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा को शामिल किया गया है। तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? 52। अब बारी है क्विज नंबर 17 की। बताइए, सैन्याभ्यास ब्लू फ्लैग भारत किस देश के साथ पूरा करता है? कजाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर और अमेरिका, ये हैं आपके विकल्प। और इसी के साथ आपको फिर से याद दिला दें कि मार्च 2021 की करंट अफेयर की ई बुक भी चैनल पर उपलब्ध है। लिंक आपको दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में टेलीग्राम चैनल से। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश सर्च करिए और कनेक्ट हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। इस प्रकार का लोगो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।